हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम आ गए हैं यूनिट नंबर 3 में। एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाली बात की थी और ये है कोवेलेंट बॉन्ड वाली। ठीक है, एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड की यूनिट है। इसमें मेन जो है वो सहसंयोजक बंध के बारे में बात है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत, ये क्या है, क्या बताता है, क्या है। तो अंत तक बने रहिए, पूरा लेक्चर देखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बीएससी के हिसाब से, किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया की, और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से जो आप बीएससी करके जाके देने वाले हैं, इम्तिहान वही है। बीएससी करना उद्देश्य नहीं है, इस चैनल का भी नहीं है। ठीक है, आपको कराना सिखाना है, इसीलिए अंत तक बने रहिए। क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या मैं क्वेश्चन बताता हूं, सर बताते हैं, तो अंत तक जाके देखना होगा। ठीक है, तो चलिए लीड लगा के अकेले में जाके कहीं पेन कॉपी लेके और तैयार हो जाइए। ठीक है, रेडी। चलो बात करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है, लेकिन तीनों में रोल अलग अलग है। फर्स्ट ईयर में कुछ और कहती है, सेकंड ईयर में भी आप पढ़ेंगे इसको, थर्ड ईयर में भी जाके पढ़ेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से पढ़ेंगे। अरे वही बात है, एक इंसान कितने रोल निभाता है। अभी आप स्टूडेंट हो, बड़े हो गए, अभी आपकी शादी होगी, फिर और कुछ होगा, फिर और कुछ होगा, तो आप अलग अलग रोल निभाते हो ना। कभी किसी के भाई भी हो, किसी के जीजा जी भी बनोगे, तो वही बात है, किसी की भाभी भी बनोगे, किसी की बुआ जी भी बनोगे। तो एक इंसान के अलग अलग रोल है। इसी प्रकार ये मजाक वाली बात हो गई, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के भी अलग अलग रोल है। ठीक है, अब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में इसका क्या रोल है। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत का, है ना। सेकंड में भी है ये, तो उसमें अलग रोल है उसका। जब आप सेकंड ईयर में आएंगे तो सेकंड ईयर में पढ़ना। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ये एक्चुअल में क्या बताती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अपन पढ़ क्यों रहे हैं। कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसका अध्ययन अपन क्यों कर रहे हैं। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। यह है, अपन सहसंयोजक बंधी तो पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। पहला लेक्चर, जो लोग पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए, वो पिछले लेक्चर पे जाएं, उसको देखें, और जो लेक्चर उनको देखें, तब इस लेक्चर पे आए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये भी ऐसी कोई बात नहीं है, बस अंत तक बने रहना होगा आपको। ठीक है, यह है सहसंयोजक, मतलब इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, पहली लाइन तो यही है। यह सहसंयोजक बंध के बनने की व्याख्या करता है। ठीक है, आपसे कोई पूछा आप संयोजकता बंध सिद्धांत को क्यों पढ़ रहे हैं, तो एक ही लाइन आपको बतानी है कि ये सहसंयोजक बंध कैसे बनता है। अधातु अधातु के बीच में बनता है। ठीक है, नॉन मेटल ज्यादातर कौन बताते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि पी ब्लॉक में ज्यादातर कौन है, नॉन मेटल है, अधातु है। ठीक है, तो उनके मध्य में बनता है। तो ये कैसे बनता है, उसको बनने की एक्सप्लेनेशन या व्याख्या कौन कर रहा है, वीबीटी कर रहा है। अब कोई सिद्धांत आया है, कोई थ्योरी आई है, तो किसी ना किसी ने दी होगी। तो किसने दी, तो ये दी भाई हिटलर ने और लंदन ने। हिटलर व लंदन नामक वैज्ञानिक ने। पूछा जाता है सीधा सीधा, जब आप कोई प्रतियोगी परीक्षा का पेपर उठा के देखेंगे तो वीबीटी सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, हिटलर व लंदन ने दिया इसको। ठीक है, हिटलर व लंदन, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, ये सारे पॉइंट के रूप में मैं आपको लिख रहा हूं। आप चाहे तो एग्जाम में भी ऐसे लिखें या आप थ्योरी खुद लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखने, लेकिन जो मेन लाइन है मैं बोर्ड पे वही लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि समझ में आना चाहिए, आप थ्योरी खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में किसने बताया, सर्वप्रथम हिटलर व लंदन ने इसको दिया। लेकिन एक लाइन और लिखूंगा मैं इसको, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए पूरा देखना है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। कोई भी चीज, चाहे वो बीएससी के हिसाब से हो, चाहे वो आगे भी कोई क्वेश्चन आने वाला हो, तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा, है ना। इसके विकास का श्रेय पॉलिंग व स्लेटर को जाता है। नाम सुना है स्लेटर, हिस्ट्री नोट में पढ़ाया था, स्लेटर ने बताया था ना कैसे जेड इफेक्ट निकालते हैं। पॉलिंग व स्लेटर को जाता है। ठीक है, इसीलिए आपसे कोई पूछे कि संयोजकता बंध सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको जाता है, तो किसको जाता है भैया, पॉलिंग को, और किसको जाता है, स्लेटर को जाता है। जबकि ये सर्वप्रथम दिया किसने था, ये हिटलर ने, और किसने दिया था, लंदन ने इसको क्या किया था, दिया था। इन्होंने क्या किया था, अध्ययन के लिए इन्होंने H2 अणु को चुना। किसको चुना, हाइड्रोजन अणु। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किस मॉलिक्यूल पे या किस अणु पे इन्होंने सहसंयोजक बंध का अध्ययन किया, तो किस पे किया, H2 अणु पर। ये सब बेसिक बातें हैं, ये आपको लिखनी है, दिमाग में भी लिखनी है, कॉपी में नहीं, पर अध्ययन किया। ठीक है,
किस पे अध्ययन किया? H2 अणु पे क्या किया इन्होंने? अध्ययन किया, और इसके आधार पे इन्होंने बताया कि भैया ये कैसे बनता है, क्या है। ठीक है, तो अपन यहां थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे बना होगा ये H2 अणु। H2 अणु में क्या दिख रहा है हमको कि कितने H2 अणु, फिर अपन पूरा इसमें अंदर जाके देखेंगे। H2 मॉलिक्यूल अगर अपन सिंपल सा बनाए तो कैसे बना होगा? H2 अणु को जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या क्या दिख रहा है कि दो हाइड्रोजन के क्या होंगे? एटम होंगे। एक हाइड्रोजन का एटम तो ये रहा, और एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा। फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आप ये कॉपी में लिखेंगे। हाइड्रोजन के पास अगर हम देखें तो कौन सी ऑर्बिटल होती है? 1s। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन क्या लिखते हैं? 1s1। एक होता है ना, एक एटॉमिक नंबर होता है। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या होती है? 1s ऑर्बिटल, या क्या होती है? 1s कक्षक बोले हम इसको, हिंदी में अपन क्या बोलेंगे? 1s कक्षक या ऑर्बिटल। ठीक है, 1s कक्षक, क्योंकि दो हाइड्रोजन के एटम हैं, और हमको पता है कि हाइड्रोजन ये हो चाहे ये हो, हाइड्रोजन कौन होती है? नॉन मेटल होती है, अधातु। और अधातु तत्वों के बीच में जो बंध बनता है वो कैसा होता है? सहसंयोजक होता है। ठीक है, तो कैसे बना होगा और अच्छे में इसमें बात करेंगे। एक 1s ऑर्बिटल इसका, एक 1s ऑर्बिटल इसका। s की जो शेप होती है वो कैसी होती है? गोलाकार। पढ़ा चुका मैं आपको यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, गोलाकार, इसके सेंटर को दिखाता है। दूसरा s होगा तो इसकी भी शेप कैसी होगी? गोलाकार। ये क्या करते हैं? एक दूसरे की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। मुझे पता है कि हाइड्रोजन के एक के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। 1s1 ही होता है। इसका s कक्षक इसके s कक्षक के साथ क्या करता है? अतिव्यापन करता है। मतलब ये क्या करते हैं? पास पास आते हैं और आकर्षित होते हैं। अगर हम बिल्कुल देसी में बोले तो आकर्षित होते हैं। तो ये क्या करते हैं? आकर्षित होकर कुछ इस तरह की संरचना बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह की संरचना बना लेते हैं। तो इनकी नाभिकों की भी ये कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हुआ है इनमें। ठीक है, और ये क्या हो गया? एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो गया। मतलब इसका कक्षक आया, इसका कक्षक आया, और एक दूसरे पे क्या हो गया? अतिव्यापित है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलेप हो गया। तो इसके फलस्वरूप इसमें क्या बन गया? बंध बन गया, बंध बन गया। तभी तो H2 अणु को अपन कैसे लिखते हैं? H, सिंगल बॉन्ड H। तो इनके बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड बना है H के बीच में, ये कैसा बंध है? ये कैसा बंध है? ये कैसा बंध है भाई? सहसंयोजक बंध है। कैसा बंध है? सहसंयोजक बंध है, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। क्योंकि मुझे पता है कि एक बंध के बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो एक तो ये वाला हाइड्रोजन दे देगा और एक ये वाला हाइड्रोजन दे देगा। तभी तो हम कहेंगे कि ये सहसंयोजक बंध है। तो एक हाइड्रोजन तो इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने दिया हाइड्रोजन, और एक इसने दिया। तो एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2। तो दोनों आ गए। और सहसंयोजक बंध है तो उन्होंने क्या की होंगे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या साझेदारी की होगी। कैसे? कि भैया इसका कक्षक आया और इसका कक्षक आया और एक दूसरे पे क्या हो गया? अतिव्यापित हो गया। तभी तो सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों पर, दोनों परमाणुओं का या दोनों एटम्स का क्या होता है? सेम अधिकार होता है। क्योंकि दोनों ने क्या किया है? अपने कक्षकों की क्या की है? ओवरलैप की है। या इलेक्ट्रॉनों की क्या की है? शेयरिंग, या क्या किया है? साझा किया है। ठीक है, तो एक तो ये तो ओवरऑल बात हो गई एक सिंपल सी कि ये हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन, इसके पास 1s ऑर्बिटल, इसके पास 1s ऑर्बिटल, ये 1s कक्षक है, ये 1s कक्षक है, दोनों अतिव्यापित होंगे तो क्या बन जाएंगे? ये सहसंयोजक बंध बन जाएगा। तो इसका मतलब H के बीच में जो ये एकल बंध बन रहा है, ये क्या है? सहसंयोजक बंध। और कोई भी जो एकल बंध होता है उसको पता है क्या बोलते हैं? अभी अपन आगे बात करेंगे, उसको सिग्मा बंध बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एकल जो बंध होता है उसको सिग्मा बंध कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये H के बीच में बंध नहीं बना है। ये एक H के 1s कक्षक, दूसरे H के 1s कक्षक के बीच में क्या हुआ है? कक्षकों के बीच में अतिव्यापन हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन इस H ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस H ने दिया, तो क्या बन गया? यहाँ पर सिग्मा बंध बन गया। ठीक है, एक तो एक ओवरऑल बात हुई, तो इसको लिखें आप। फिर अपन इसमें अंदर और क्या है, कैसे बनता है, सारा कुछ अपन इसमें समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको जब आप एग्जाम देंगे बीएससी का क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन, ऐसे आएगा आपको कि H2 मॉलिक्यूल के बनने में संयोजकता बंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मतलब कि H2 मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहा है उसमें बीवीटी का क्या योगदान है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में बीवीटी सिद्धांत समझाइए, बीवीटी थ्योरी समझाइए, ये क्वेश्चन आएगा। तो H2 अणु खुद देगा कि H2 अणु का एग्जाम्पल लेकर के देगा। क्यों? क्योंकि H2 अणु का एग्जाम्पल लेकर के ही इन्होंने हिटलर लंदन ने क्या किया था? प्रैक्टिकल किया था। तो आपको सबसे पहले ये लिखना है ऐसे। ठीक है, ये लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने ये बोर्ड पे लिखी हुई है। इसको लिखो, फिर अपन और अंदर इसमें बात करते हैं। लिखो ऐसे कैसे, इसको लिखो एक बार। अभी अपन इसको क्या यहाँ ऐसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको तो H A एटम मान लेते हैं और इसको H B मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों H हैं तो अपन डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए H A और H B मान लेते हैं। ठीक है, तो ये H A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? H B। तो इनके बीच में जो एकल बंध बनेगा वो क्या होगा? सहसंयोजक बंध होगा, कोवेलेंट बॉन्ड।
और ये किससे बन रहा है? एस एस अतिव्यापन से बन रहा है। ठीक है, एस एस ओवरलैप एस कक्षक दूसरे एस कक्षक से क्या हो रहा है? अतिव्यापित हो रहा है। अतिव्यापित मतलब एक दूसरे के पास आ रहा है और एक दूसरे से क्या हो रहा है? एस ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे कि एस एस अतिव्यापन से इसका निर्माण हो रहा है सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड का, जिसको एकल बंध को अपन क्या कहते हैं? सिग्मा बंध कहते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से समझते हैं। देखो चलो इसको मिटा दूं मैं, लिख लिया होगा आपने। ठीक है, चलो अच्छे से समझना है, कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे टू दी पॉइंट चाहता है, रट्टू ज्ञान कोई काम नहीं आता कभी भी, है ना। ये सारी लाइनें ये बीएससी के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आगे भी। और मैं ये ऐसे नहीं कि सर ऐसे ही अपने चैनल के वैसे झूठ बोल रहे हैं, आप जाके देखा करें कि वास्तव में सर जो कहते हैं वहां से क्वेश्चन है या फिर वैसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि नहीं यार यहाँ से वास्तव में क्वेश्चन बना है, बनता है भाई। नीट वगैरह में तो आते ही रहते हैं, और आप आगे चल के जब बीएड वगैरह करेंगे, एमएससी कोई प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो वहां पे भी आएगा। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं। H2 अणु की ही बात कर रहे थे। H2 अणु, H2 अणु में क्या है? हम एक दो H एटम है तो एक को तो HA मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं? HB। ठीक है, अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेते हैं? एक। मतलब कुल मिला के इसके पास भी क्या होगा? 1s1 होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को मैंने नाम दे दिया है एक। ठीक है, इसी प्रकार HB के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको मैंने नाम दे दिया है 2। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्या बोला? आप लिख भी सकते हैं इसको लैंग्वेज के रूप में कि दो प्रकार के एटम हैं, मतलब हैं तो HH ही, लेकिन एक को तो मैंने HA मान लिया और एक को मैंने क्या मान लिया? HB। ठीक है, एक को तो HA दिख रहा है क्या आपको? इसको नीचे लिख देता हूं, कोई बात नहीं। देखो मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है तो इसमें एक H एटम है और एक H एटम है। एक को मैंने HA मान लिया और एक को क्या मान लिया मैंने? HB एटम। और उसका जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, इसको तो मैंने क्या नाम दे दिया? 1। और इसको मैंने क्या नाम दे दिया? ये एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये HB के इलेक्ट्रॉन को 2 नाम दे दिया और एक HA के इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दे दिया? 1 नाम दे दिया। अब एक बात बताओ, अब क्या होता है कि भाई जब ये अनंत दूरी पर होंगे दोनों हाइड्रोजन एटम, इसको मैं यहां लिखता हूं, अनंत दूरी पर जब ये होंगे दोनों एटम हाइड्रोजन एटम, तो मुझे एक बात बताओ कि इनमें किसी भी प्रकार का आकर्षण लगेगा कि दोनों एटमों में, या इनका किसी प्रकार कोई अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा, तभी तो अनंत दूरी पे है। तो इसका मतलब कोई आकर्षण नहीं। कोई आकर्षण नहीं। जब ये अनंत दूरी पर होंगे तो इनमें कोई आकर्षण नहीं होगा। इसके आधार पे क्या है? 2 स्थितियां बनती हैं। 2 स्थितियां क्या बनती हैं वो देखो कि भाई जब दोनों अनंत दूरी पर थे तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, इसको यहां देखो, ये हाइड्रोजन का एटम है HA का, ठीक है, और ये HB है, ये HB है ना। अब जब ये अनंत दूरी पर हैं तो इनमें इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है जैसे ही माना, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो है 1s1 और उसका भी 1s1, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है इसके इलेक्ट्रॉन को? तो क्या नाम दिया है? HB वाले को तो 2 नाम दिया है, और HA वाले का जो इलेक्ट्रॉन उसको क्या नाम दिया है? 1 नाम दिया है। ठीक है, जब ये अनंत दूरी पर थे तो मुझे एक बात बताओ, पहले समझा ही देता हूं मैं, तो एक साथ लिखाऊंगा, तो इनके नाभिक इसके जैसे इलेक्ट्रॉन को कोई आकर्षण लगाएगा नहीं, क्योंकि नाभिक पर इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट वो होता है चार्ज, इसलिए अट्रैक्शन लगेगा। या इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन पे कोई अट्रैक्शन लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? अनंत दूरी पर है। अगर पास पास आते हैं तो आकर्षण लगेगा। तो 2 स्थितियां बनती हैं। क्या स्थितियां बनती हैं? देखो कि जब अनंत दूरी पर हो दोनों हाइड्रोजन एटम, तो जब अनंत दूरी पर होंगे तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनमें किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो जो HA का एटम है, जो HA का एटम है वो उसी की कक्षक में रहेगा, ऐसे लिख देते हैं HA1, और जो HB का जो इलेक्ट्रॉन है जिसको अपन ने क्या नाम दिया है? 2, वो उसी कक्षक में रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक तो ये स्थिति बनेगी, ठीक है,
कि भाई जब अनंत दूरी पर हैं तो कोई आकर्षण नहीं है, तो इसका मतलब एच ए का एटम तो एच ए के पास रहेगा और एच बी का एटम एच बी के पास। इसको दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नाम। ठीक है, एक सेकंड स्थिति क्या बनेगी? सेकंड स्थिति ये बनेगी कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों जो एटम है, जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास आएंगे, तो पास आने का मतलब क्या है कि इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा होगा और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा होगा। तो क्या प्रतीत होगा कि भैया जब पास पास आएंगे, जब आकर्षण लगेगा, आकर्षित होंगे या आकर्षित होने पर, अब आप इस चीज को अपन जो अपन बता रहे हैं कि भाई जब ये पास पास आएंगे तो पास पास कैसे आएंगे कि इसका नाभिक तो उसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा होगा और उसका नाभिक उसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा होगा। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे? तो कैसा प्रतीत होता है कि भाई जो एच ए का इलेक्ट्रॉन है, इसको अपन समीकरण में कैसे लिखा था हिटलर और नंदन ने कि एच ए का इलेक्ट्रॉन है वो तो एच बी के पास चला गया और एच बी का इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ गया? एच ए के पास। तो अपन क्या लिख सकते हैं? एच ए टू और अपन क्या लिखेंगे? एच वी वन। ये क्या है? समीकरण नंबर 2। इसको ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आ गया है, ये समीकरण जो मैंने लिखा है ये शो कर रहा है कि भाई जो एच ए का नाभिक है वो तो एच बी के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि एच बी के इलेक्ट्रॉन को हमने क्या नाम दिया है? 2 और एच ए के इलेक्ट्रॉन को हमने क्या नाम दिया है? ए। तो पहला समीकरण क्या शो कर रहा है कि भैया एच ए का इलेक्ट्रॉन तो एच ए के पास ही है और एच बी का इलेक्ट्रॉन एच बी के पास है। इसका मतलब दोनों में कोई सी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है। तो आकर्षण इसका मतलब वो क्या है? दूर दूर है, अनंत दूरी पर है। ठीक है, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल फील लो कि अच्छा हाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ होगा क्या, तभी तो समझाया कि वैसे ही है। तो मैं वही लाने की कोशिश कर रहा हूं। आकर्षित होने पर, आकर्षित होंगे इसका मतलब कब होंगे? जब इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करे और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करे। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे कि भैया ऐसा प्रतीत होता है कि जो एच ए का इलेक्ट्रॉन है वो तो एच बी के पास है, मतलब एच बी की कक्षा में है, और एच बी का इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास है? एच ए का। कुल मिला के बात यह है कि ये जो समीकरण है वो ये शो कर रही है कि एच ए का जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस है, वो तो एच बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि एच बी के इलेक्ट्रॉन को हमने क्या नाम दिया है? 2। जो एच बी का जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है? एच ए के नाभिक को। तो इस प्रकार ये 2 समीकरण बनी, इनको लिखो, बहुत काम आने वाली है, अगर आगे अपन बात करेंगे इसमें। और देखो इसमें क्या है। अब क्या हुआ कि जब ये बीबीटी सिद्धांत दिया जा रहा था तो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, एक श्रोडिंगर समीकरण पढ़ी थी, श्रोडिंगर समीकरण। तो जब बीबीटी सिद्धांत दिया जा रहा था तो तरंग यांत्रिकी ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन के या श्रोडिंगर ने सिद्धांत दिया था, साई वाला जो फॉर्मूला बताया था, साई किसको शो करता है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को। ठीक है, तो जब ये सिद्धांत दिया जा रहा था तो संयोजकता सिद्धांत, तभी श्रोडिंगर ने अपनी समीकरण दे दी। तो श्रोडिंगर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, फर्स्ट यूनिट में जाके देखे, मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं? साई से। ये जो त्रिशूल जैसा चिन्ह है इसको साई बोलते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट जिन्होंने नहीं पढ़ी है, जिन्होंने पढ़ी उसको उनको पता चल रहा है क्या है, नहीं पढ़ी तो यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में श्रोडिंगर वाली जो लेक्चर है उसको देखें या पूरी को ही देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को साई से दर्शाते हैं। साई से दर्शाते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद इसको आपको नीचे लिखना है। ठीक है, ऐसे डैश लगा के, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं? साई से। तो इसके आधार पे क्या होगा? 2 समीकरण और बनाई हिटलर नंदन ने। क्या बनाई कि भाई इस समीकरण 1 को मैं साई की फॉर्म में कैसे लिखूं, समीकरण 2 को मैं साई की फॉर्म में कैसे लिखूं? तो देखो, जो एच ए एटम है उसके तरंग फलन को क्या मान लिया? साई ए। ठीक है, इसको तरंग फलन बोलते हैं। ठीक है, साई को क्या बोलते हैं? तरंग फलन। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को कैसे दर्शाते हैं? साई से। साई को क्या बोलते हैं? तरंग फलन, वेव फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एच ए एटम के जो तरंग फलन इसको कैसे दर्शाया? मैं पूरा लिख देता हूं। एच ए का तरंग फलन, तरंग फलन किसको दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को या पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को। इसको किससे दिखा दिया? साई ए। जो एच बी एटम था उसका तरंग फलन किससे दिखाया? साई बी से। ठीक है, एच ए एटम का तरंग फलन तो साई ए और एच बी एटम का तरंग फलन क्या है? साई बी। तो समीकरण
1 और 2 को मैं साई की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, तो कैसे लिख सकता हूं, तो यहां से और बनी 2 समीकरण, और क्या बनी, इनको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये दोनों लिखनी है, फिर ये चीज लिखनी है, उसके बाद नीचे क्या बनेगी, समीकरण नंबर 3 क्या बनेगी कि एच ए एटम के तरंग फलन को मैं क्या लिख सकता हूं, साई ए, और उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास समीकरण 1 के अनुसार, तो ये हो जाएगा। ठीक है, एच बी एटम के तरंग फलन को मैं क्या लिख सकता हूं, साई बी, तो एच बी की जगह क्या लिख दूं मैं, साई बी लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, ये साई बी और उसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो एक समीकरण ये बन गई, इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। और ये किसके बराबर आई, ये लिख देते हैं यहां पे, इस जो टोटल मान है इसको मान लिया गया साई फर्स्ट, साई फर्स्ट। ठीक है, साई फर्स्ट। ऐसे ही समीकरण अगर आप 2 को देखेंगे तो उसको भी लिख सकते हैं अपन, कैसे लिखेंगे, साई सेकंड। साई क्या है, यहां पर तरंग फलन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रायिकता को दर्शाता है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उसको प्रायिकता को अपन साई के रूप में भी दर्शा सकते हैं। एच ए एटम का तरंग फलन अपन ने क्या मान लिया, साई ए, एच बी एटम का तरंग फलन अपन ने क्या मान लिया, साई बी। तो समीकरण 2 को कैसे लिख सकते हैं, जिसको अपन साई सेकंड बोल रहे हैं। ठीक है, और इसको साई फर्स्ट बोला समीकरण 1 के अनुसार जो लिखी। ठीक है, तो अगली समीकरण बन गई, तो साई सेकंड को लिख सकते हैं कि एच ए की जगह अपन क्या लिख दें, साई ए, और उसका इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, बी के पास, और बी का कहां आ गया, ए के पास। तो ये जस्ट ऐसी बस केवल एच ए की जगह साई ए कर दो और एच पी की जगह साई बी कर दो, क्योंकि तरंग फलन के रूप में लिख रहे हैं ना, इसीलिए बस ये 1 2 फिर ये 2 1, तो वही, कोई भी रटना नहीं है कि कैसे लिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, एच ए की जगह वह साई ए, एच बी की जगह साई बी, एच ए की जगह साई ए और एच बी की जगह साई बी। इलेक्ट्रॉन पहले अनंत दूरी पर थे तो कोई आकर्षण नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास, जब आकर्षित हुए तो इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास और इसका इसके पास। एक्चुअल में पास नहीं है, एक्चुअल में क्या है, इसका नाभिक इस पर अट्रैक्शन लगा रहा है, तो उसको अपन ऐसे शो कर रहे हैं इसमें, है ना, ये दिखा रहे हैं। तो साई सेकंड क्या बनेगा, साई ए सेकंड डॉट साई बी फर्स्ट। ठीक, मतलब एच ए का इलेक्ट्रॉन तो एच बी के पास चला गया और एच बी का एच, इसको साई की केवल तरंग फलन की फॉर्म में लिख रहे हैं 1 2 को, तो ये क्या बन जाएगी, समीकरण 4 बन जाएगी। ठीक है, पहले से डायग्राम को बनाओ ऐसे, ये अपन ने माना है, उसके बाद इसको लिखो, फिर इसको लिखना है ना, इसको लिखने के बाद इसको लिखना, फिर इनको लिखना। ये कैसे लिखें कि भाई एच ए एटम का तरंग फलन तो साई ए मान लिया है और एच बी एटम का तरंग फलन क्या मान लिया है हमने, साई बी मान लिया। ठीक है, तो एच ए की जगह हमने साई ए पुट कर दिया, इसको साई फर्स्ट नाम दे दिया इस समीकरण को, इसको साई सेकंड की, साई फर्स्ट के बराबर है और ये साई सेकंड के बराबर है। ठीक है, इनको लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं। लिखो इसको एक बार, लिखा आपने। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि अगर अपन अब बात करें कि साई टोटल क्या होगा, साई कुल या टोटल लिख सकते हैं, साई कुल क्या होगा, तो साई कुल क्या होता है, कुल का मतलब टोटल, साई कुल क्या होगा कि जो उसके घटक हैं उनके घटकों का क्या होगा, योग होगा, कि साई फर्स्ट क्या है और साई सेकंड क्या है, तो उनका योग होगा या उनका अंतर होगा, तो साई टोटल यही होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि साई 1 प्लस साई 2, या तो उनका योग होगा या उनका क्या होगा, विकलन, मतलब उनका क्या होगा, माइनस होगा, तो या तो प्लस होगा या क्या होगा, माइनस होगा। यहां क्या आता है, एक चीज और आती है यहां पे, साई सेकंड, यहां एक स्थिरांक आता है C1 और यहां क्या आता है C2। मैं क्या बोल रहा हूं, साई टोटल क्या होगा, उनके जो घटक है उनका योग या उनका विकलन या तो उनका एडिशन या उनका सब्सट्रैक्शन, 2 ही होगा। तो इसका मतलब साई टोटल क्या होगा, साई 1 प्लस साई सेकंड या साई 1 माइनस साई सेकंड। तो यहां 2 स्थिरांक आते हैं C1 और C2। आपसे पूछा जाए कि C1 C2 क्या है, ठीक है, C1 साई 1 प्लस माइनस या प्लस में और फिर अलग अलग लिख दो चाहे एक साथ लिख दो, और फिर क्या C2 और साई 2। ये तो ये किसको शो करते हैं, C1 C2, ये क्या है, स्थिरांक है, मतलब कांस्टेंट है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन पूरा आना चाहिए, और मैं एकदम लास्ट में एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरणों में, इन समीकरणों में कोई दिक्कत नहीं है। साई C1 और C2 स्थिरांक हैं जो कि टोटल तरंग फलन में, मतलब साई टोटल या कुल तरंग फलन में अपने अपने घटकों का मतलब साई 1 और साई 2 घटकों के योगदान को दर्शा रहे हैं, योगदान को दर्शाते हैं।
तो कोई आपसे पूछे कि यहाँ C1 C2 क्या है तो आपको आना चाहिए। मैंने सबसे पहले क्या बोला एक बार और समझो, फिर इस पेज को मिटा के मैं अगला पेज लूंगा। सबसे पहले HA एटम HB एटम, जब ये अनंत दूरी पर है तो कोई आकर्षण नहीं लग रहा, तो क्या क्या स्थिति बनेगी कि H, मुझे पता है कि पहले एटम को तो मैंने HA मान लिया है और उसके इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया है 1, नाम दे दिया है 1 है एक ही इलेक्ट्रॉन। दूसरे एटम को क्या मान लिया है HB, उसके इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या नाम दे दिया है 2। आप इसको थ्योरी ग्रुप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब अनंत दूरी पर होंगे तो कोई आकर्षण नहीं लगेगा, तो HA का इलेक्ट्रॉन HA के पास और HB का इलेक्ट्रॉन HB के पास, तो क्या बनेगा HA1 और HB2, तो एक समीकरण ही बनी। जब ये आकर्षित होंगे तो पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, तभी तो बंध बनेगा, तभी पास पास आएंगे, तभी तो बना भी अपने पहले देखा था। तो क्या होगा, इसको कैसे दर्शाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसको समीकरण के रूप में कैसे दर्शाएं, तो क्या करेंगे कि HA की कक्षा में तो HB का इलेक्ट्रॉन आ गया और HB की कक्षा में HA का इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑर्बिट में ऑर्बिटल में, ठीक है। तो HA2 और HB1, ठीक है। तो ये आकर्षण को दर्शा रहा है, ऐसे नहीं है कि वास्तव में आ गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण लगा रहा है, मतलब HB वाले पे। HB1 का मतलब है कि HB का जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो HA के इलेक्ट्रॉन लगा रहा था, 2 समीकरण बनी। जब ये सिद्धांत दिया जा रखा था तो उसी टाइम श्रोडिंगर ने अपनी समीकरण दी, जिसको अपन तरंग सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में जाकर देखे जिन्होंने नहीं देखा, वो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं, साई से, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको तरंग फलन के रूप में भी दर्शाते हैं। यहां पर साई क्या है, तरंग फलन है, वेव फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन या तरंग फलन, ठीक है। तो अपन HA एटम के तरंग फलन को क्या मान लेते हैं, साई A, मैं शुरू से बता रहा हूं। HB एटम के तरंग फलन को क्या मान लेते हैं, साई B। तो इन दोनों समीकरणों को अपन तरंग फलन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो एक को तो मैंने नाम दे दिया साई फर्स्ट, ये क्या है यहां पर साई फर्स्ट, और ये क्या है साई सेकंड। साई फर्स्ट को कैसे लिखेंगे कि जो पहले वाला जो समीकरण है उसका तरंग फलन, तो HA की जगह केवल साई A कर दो और वही इलेक्ट्रॉन उसी के पास है, और HB को कर दो साई B। इसी प्रकार सेकंड समीकरण में इक्वेशन में HA को तो साई A कर दो, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा क्योंकि इसमें 2 यहाँ पे, यहाँ कर दिया। HB इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास है तो ये कर दिया, तो 4 समीकरण बन गई, ठीक है। मतलब 3 और 4, तो ये क्या है, ये तो समीकरण 1 का तरंग फलन है और ये समीकरण 2 का, तो ये 3 और 4 इसको मैंने नाम दे दिया। तरंग फलन के रूप में कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। टोटल जो वेव फंक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, तो इनके घटकों के योग के या विकलन के बराबर। तो यहाँ तो साई1 साई2 जोड़ेंगे, यहाँ क्या होगा साई1 साई2 घटेंगे, तो अपन ने इसको कैसे कर दिया, अपन इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ 2 स्थिरांक आए, एक तो क्या आया C1 और एक क्या आया C2। C1 तो आया साई1 के साथ और C2 आया साई2 के साथ। C1 C2 यहाँ क्या है, साई1 C2 यहाँ पर स्थिरांक है जो किसको दर्शा रहे हैं, टोटल तरंग फलन में अपने घटकों के योगदान को दर्शा रहे हैं कि उनका कितना कितना एडिशन हो रहा है या उनका सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखें, फिर अपन बात करते हैं आगे। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। तो अपनी कितनी समीकरण आई, 1 2 3 4 और 5। कोई भी याद नहीं करनी, इतनी टफ नहीं है। पहली तो वही दूर दूर है, दूसरी वो इसका इधर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया, इसको साई के रूप में लिख दिया। केवल HA की जगह साई A लिखना है और HB की जगह साई B लिखना है, ठीक है। बस वही करना है। आप 2 है तो 2 से टोटल क्या होगा, साई1 साई2 या साई1 माइनस साई2, तो प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, ठीक है। या 2 स्थिरांक है वो क्या है, तो इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं। इसको लिखो, एक बार लिखो आप लोग, ठीक है। मिटा दो। अब देखो आगे क्या होगा, सारी चीजें लिखनी है। 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में भी आता है, तो अपन को पूरा बताना होगा, ठीक। वो समझने के साथ साथ ऐसे नहीं कि ऐसे ही। इसका मतलब हमारे पास कौन कौन सी समीकरण आई ये देखो। सबसे पहले उनको देखो। पहली क्या आई हमारे पास, HA उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास, HB उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास। इसको अपन ने क्या नाम दिया था, इक्वेशन नंबर 1, है ना। दूसरे हमारे पास क्या आई थी, HA B के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है तो HA2, HB का जो न्यूक्लियस है वो HA के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है तो उसको अपन ने क्या नाम दिया था, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी हमारे पास क्या आई थी, साई के रूप में लिखेंगे इक्वेशन 1 को, समीकरण 1 को, तो साई A फर्स्ट और क्या साई B सेकंड, इसको मैंने क्या नाम दिया था 3। एक हमारे पास क्या आई थी, साई A, उसके इलेक्ट्रॉन को ये सेकंड वाली को लिख सकते हैं, तो साई A2 और साई B फर्स्ट। साई A साई B मत पूछना क्या है, बता दिया है ना। फिर फिफ्थ क्या आई थी कि साई कुल या टोटल किसके बराबर होगा, C1 साई1, है ना, क्योंकि किसके बराबर है ये बात जो थर्ड इक्वेशन है ये किसके बराबर है, साई फर्स्ट के बराबर है। और जो फोर्थ वाली है
इसको हमने नाम दे दिया साई सेकंड। तो साई कुल किसके बराबर आएगा, C1 साई 1 प्लस या माइनस C2 साई 2, या C2 और लिख देते हैं, थोड़ा ऐसे कर देता C2 और साई 2। ये हमारे पास 5 इक्वेशन आ गई हैं, है ना। यही तो थी हमारे पास पूरी की पूरी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इससे क्या होगा, दो स्थितियां बन सकती हैं। देख कि इस समीकरण को हम क्या करें, इस वाले को एक बार तो प्लस के रूप में लिख दें और एक बार माइनस के रूप में लिख दें, तो देखो क्या बनेगा। क्या करें कि समीकरण 5 में साई 1 व साई 2 के मान रखने पर ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास 5, इसमें मैं साई 1 साई 2 की वैल्यू रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास साई 1 साई 2 की वैल्यू है समीकरण 3 में और 4 में। समीकरण 5 में साई 1 साई 2 के मान समीकरण 3 और 4 से रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 में ही है। तो क्या स्थिति बनेगी, देखो यहां पे साई एक बार तो क्या करें पॉजिटिव में ले लें, तो साई टोटल को मैंने क्या कर दिया पॉजिटिव में, एक बार तो प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लें। तो इसको तो मैंने एक को तो कर दिया पॉजिटिव में साई कुल को, और एक को किस में कर देंगे नेगेटिव में। तो अगर पॉजिटिव में करेंगे तो क्या C1। अब मैं अगर साई 1 की वैल्यू आपसे पूछूं तो लिख सकते हैं, अरे एक बार तो इसको पॉजिटिव के रूप में लिख दो, क्योंकि एक बार तो पॉजिटिव के रूप में है और एक बार नेगेटिव के रूप में है। तो मैंने साई जब पॉजिटिव रूप में लिख रहा हूं तो इसको कुल को मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल को मैं लिख रहा हूं यहां पर C प्लस के मतलब साई प्लस के रूप में। साई 1 की वैल्यू क्या है याद करनी है क्या, नहीं इसमें देख रखिए साई 1 A और साई B 2। तो साई 1 की जगह तो लिखना है यहां पे, इस वाली में लिख रहे हैं। तो देखो क्या होगा, इसको कोष्टक में लिख देता हूं मैं, साई 1 A डॉट साई V 2। साई 1 की जगह लिख दिया, साई 1 की वैल्यू ये है मेरे पास। उसके बाद क्या है प्लस, मैं बोलूं एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, प्लस C2 तो C2 लिख दिया। अब देखो साई 2 की वैल्यू हमारे पास है, ये रही समीकरण 4 में, कुछ नहीं है, केवल ये इधर कर देना है लेफ्ट में, इसका लेफ्ट में इधर करने देना है। साई A सेकंड, इसको कोष्टक में लिख देता है, ठीक है, और क्या है साई V फर्स्ट, यही तो थी। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गई। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 6। क्या नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 6। एक हमारे पास क्या बन सकती थी साई नेगेटिव, है तो टोटल ही, लेकिन नेगेटिव एक बार तो पॉजिटिव में लिख दी, बीच में पॉजिटिव का साइन, क्योंकि या तो योग को दर्शाएगा कुल, या उसके विकलन को, या उनका सब्सट्रैक्शन को दर्शाएगा। तो अपन क्या कर देंगे, अब नेगेटिव में लिख देंगे, तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही लिख दो C1 वही साई A फर्स्ट डॉट साई V सेकंड माइनस C2 वही साई A सेकंड और साई V फर्स्ट। समीकरण याद नहीं करनी है, पहली से ही दूसरी है, दूसरी पहले से ही तीसरी है और दूसरे से ही चौथी है। केवल HA की जगह साई A और HB की जगह साई B, वही करना है। टोटल में साई 1 प्लस साई 2 या साई 1 माइनस साई 2। साई 1 के साथ एक स्थिरांक आएगा C1, साई 2 के साथ आएगा C2। ये किसको दर्शा रहे हैं कि कुल तरंग फलन में अपने अपने तरंग फलनों के योगदान को, कि कितना है, पॉजिटिव में कितना है, नेगेटिव में कितना है। अब टोटल में एक तो प्लस में लिख देंगे, तो टोटल को प्लस के रूप में लिख दिया, एक बार टोटल को माइनस के रूप में लिख देंगे, तो यहाँ पे भी माइनस के जो कुल मान है माइनस को शो कर रहा है, क्योंकि भैया माइनस का चिन्ह आ रहा है बीच। तो ये बन गई समीकरण 7। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर, ठीक है। ये सारी समीकरण थी। अब एक बात देखो कि समीकरण 6 आपको ये लिखनी है, मतलब ये तो अपने लिख ही ली थी, मैंने तो आपको समझाने वैसे वापस लिख दी थी कि समीकरण 6 किसको दर्शा रहा है, और समीकरण 7 किसको दर्शा रहा है। ये देखो सब, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, उसके बाद लिखूंगा मैं इसको कि भैया जब H2 अणु, ये डॉट क्यों लगा रहे हैं आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन का अणु है, मतलब HA और HA, ऐसी तो था अणु का मतलब, ऐसी तो था कि HA एटम है और HB एटम है,
बंद बन गया सहसंयोजक, तो ये एच ए है, ये एच बी है, तो ऐसे दिखाएंगे कि भैया एक साथ में ही है, ये एक्चुअल में एक बंद में है, इसीलिए डॉट लगा रहे हैं अपन, ठीक है, यहाँ पर कि भाई एक साथ में ही है एच ए एच बी, तो उनके साई तरंग फलन के मान भी साई है साई भी, तो इसलिए ये डॉट लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस पूरा अणु है ये एक तरीके से, इसलिए इसे दिखा रहे हैं। एक चीज बताता हूं, मुझे एक बात बताओ कि कोई दो एटम है, एच ए एटम था और ये एच बी एटम था, समझो इसको पहले, है ना, फिलोफी, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन। जब इनमें कोई आकर्षण नहीं हो रहा तो एक चीज और थी कि साई किसको दर्शाता है, साई किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के, ये लिखना नहीं है, समझो केवल इलेक्ट्रॉन के पाए जाने को, किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने को। अब ये दो एच ए एटम और एच बी एटम है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को हमने एक नाम दिया था, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया था, दो नाम दिया था। अब एक बात बताओ, जब इनमें कोई आकर्षण नहीं हो रहा तो ये दूर दूर है, पता नहीं कहां है अनंत में, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी क्या है, अरे जब कोई आकर्षण नहीं हो रहा तो एच ए एटम पता नहीं कहां है और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु पता नहीं कहां है। तो मुझे बताओ कि जब उनका उन्हीं का नहीं पता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का हमको पता होगा क्या, नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में आकर्षित नहीं हुए, दूर दूर हैं, पता नहीं कहां है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी कि नहीं होगी, जब वो अनंत में है, पता नहीं कहां है, दूर दूर है, क्योंकि जब उनको परमाणु के बारे में नहीं पता वो कहां है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे पता होगा, नहीं पता होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कैसी होगी, जब वो अनंत दूरी पर होंगे, अरे जब वो अनंत पर होंगे, अनंत का मतलब वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं, अनंत पर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कैसी होगी, इसको लिखना नहीं केवल समझना है, कैसी होगी, कम होगी, अरे कम होगी कि नहीं होगी। और जब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कम होगी तो मुझे बताओ साई का मान भी कैसा होगा, कम होगा। समझ लो इस बात को, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को तो दर्शाता है साई। तो जब इलेक्ट्रॉन, दोनों परमाणु दूर दूर हैं, पता नहीं कहां है, तो इलेक्ट्रॉन ना तो परमाणु का पता ना इलेक्ट्रॉनों का पता, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है, संभावना कैसी है, कम, इसका मतलब साई का मान कैसा है, कम। लेकिन जब एक दूसरे के पास पास आए, जब एक दूसरे के पास पास आए तो बंद बना, अरे जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास पास आए, ये एच ए का एटम और ओवरलैपिंग हुई है ऐसे, ये एच ए का और ये एच बी का, तो इनमें क्या बना, बंद बना। और बंद में कौन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, अरे लेते हैं कि नहीं लेते, लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो अब मुझे एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कब ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, बंद में, तो हमसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन अब कहां पाए जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे बंद में। तो इसका मतलब जब बंद बना तो दोनों परमाणु पास पास आए, अणु में बना, H2 अणु बना, तो जब दोनों पास पास आए तो बंद बना, और बंद में कौन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बढ़ेगी, मीन साई का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि साई या तरंग फलन किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना को दर्शाता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या मैं तरंग फलन बोलूं, एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को कौन दर्शा रहा है, तरंग फलन या साई। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, कब ज्यादा होगी, जब बंद बनेगा कि नहीं बनेगा, बंद बनेगा। इट मीन्स जब बंद बनेगा तो साई का मान कैसा आएगा, ज्यादा। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, साई का मान जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा, क्योंकि जब कोई चीज जुड़ती है तभी तो ज्यादा होती है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको समीकरण 6 और 7 क्या दर्शा रहे हैं, ये तो मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है, तब मैं उस पर आऊंगा, है। तो जब बंद बना तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बंद में आ गई, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो गई, ज्यादा, तो साई का मान कैसा हो गया, ज्यादा। इट मीन साई का मान जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा, क्योंकि जब कोई मान जुड़ता है तभी तो ज्यादा आता है। जब दोनों हाइड्रोजन एटम अनंत पर थे तो हाइड्रोजन एटम का ही नहीं पता, तो इलेक्ट्रॉन का पता होगा क्या, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कम, तो साई का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब साई का मान जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा, क्योंकि साई के मान की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। कम कब होगी, जब कोई मान जुड़ता है कि घटता है, घटता है। आप समझे कि मैंने क्या कहा, एक बार वीडियो को वापस जाके देखना, अगर समझ में नहीं आया ना तो एक बार रिकॉल करके वापस आना, फिर देखना मैंने क्या बोला। अब देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब देखो समीकरण 6 और 7 को देखो, इससे आप क्या समझे, आप समीकरण 6 और 7 आपको समझा देगा। मतलब ये वैल्यू हमने प्रैक्टिकल भी समझ ली, और वास्तव में ये समीकरण क्यों दी गई इसको भी अपन लोग समझ सकते हैं अच्छे से। देखो एक समीकरण 6 आपको दिख नहीं रही क्या, तो मैं उसको सही लिख देता हूं, कुछ नहीं, एक बार पॉजिटिव में है, बस जो नीचे है ना 7 वाली, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। शायद आज कैमरा सही नहीं लग पाया, बस ये पॉजिटिव का साइन है बीच में, साई पॉजिटिव बराबर C1 वही साई ए साई बी, बस थोड़ा सा अंदर है ना।
देखो ये आपने लिख लिया था ना, पहले लिख दे, साई 1 की वैल्यू लिख ली थी, साई 2 की लिख ली थी, ठीक है, लिख ली थी ना, ठीक। बस यहां पर क्या है, पॉजिटिव का साइन है, C2 वही साई A2 और साई B फर्स्ट। अब तो दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा क्या, नीचे बना दे, साई A2, बस इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, बी का इलेक्ट्रॉन ए के पास पहुंच जाएगा, साई B फर्स्ट। ठीक है, ये क्या थी, इक्वेशन नंबर 6 थी, ठीक है। अब ठीक है, अब दिख रहा है ना, बस यहाँ पॉजिटिव का साइन है और यहाँ नेगेटिव का, यहाँ पॉजिटिव का है। कैसे बनी थी, इससे आई है दोनों, एक बार पॉजिटिव में लिख दिया, एक बार नेगेटिव में लिख दिया, ठीक है। साई 1 की वैल्यू ये रही, ये C1 तो है ही, तो साई 1 की वैल्यू ये लिख दी, साई 2 की वैल्यू ये रही समीकरण 4 में, तो वो ये लिख दी, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, तो भाई समीकरण 6 बन गई और समीकरण 7। अब इक्वेशन नंबर 6 देखो, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 किसको दर्शा रही है, इक्वेशन नंबर 6 में साई का मान जुड़ रहा है या घट रहा है, साई का मान जुड़ रहा है। इसका मतलब समीकरण 6 में तरंग फलन, जो किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, या उसको अपन क्या बोलते हैं, साई का मान क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। इसका मतलब साई का मान जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, साई का मान जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि साई का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब साई का मान बढ़ेगा तो साई का मान कैसा आएगा, ज्यादा, तो साई का मान जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के, इसका मतलब साई का मान जुड़ रहा है, अर्थात यह है समीकरण, मतलब यह समीकरण सहसंयोजक, यह समीकरण सहसंयोजक बंध के बनने को दर्शाती है। अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, क्यों दर्शाती है, समीकरण 6, क्योंकि समीकरण 6 में साई के मान, जो साई 1 है और साई 2 इनके मान जुड़ रहे हैं, इसका मतलब मान जुड़ रहे हैं तो मान कैसा आ रहा है, ज्यादा। और मैंने अभी भी बताया था कि मान, साई का मान ज्यादा कब आएगा, जब बंध बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि जब बंध बनेगा तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी ना बंध में, क्योंकि अब बंध बन गया और जब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, तो साई का मान क्या है, ज्यादा है। तो समीकरण 6 में साई का मान ज्यादा आ रहा है क्योंकि साई का मान जुड़ रहा है, अर्थात समीकरण 6 क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के बंध के बनने को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। क्योंकि कोवेलेंट बंध जब बनेगा तभी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना कैसी होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन अब कहां आ गए, बंध में आ गए, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बढ़ गई, तो साई का मान क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब उसको उल्टा बोल लो भले, कि जब साई का मान ज्यादा है, मतलब साई का मान जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बढ़ रही है। और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कब बढ़ेगी, जब बंध बनेगा कि नहीं बनेगा, जब बंध बनेगा। इसीलिए समीकरण 6 किसको दर्शा रहा है, सहसंयोजक बंध के बनने को। जबकि अगर हम बात करें समीकरण 7 में तरंग फलन का मान, क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि नेगेटिव का साइन है ना, और तरंग फलन का मान घट रहा है, इसका मतलब तरंग फलन का मान कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। और तरंग फलन का मान कम होगा जब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी या कम होगी, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना समानुपाती तरंग फलन, तो इसका मतलब तरंग फलन का मान घट रहा है तो कम ही हो रहा है, और कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कैसी होगी, कम। और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम कब होगी, जब बंध बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि जब बंध बनेगा नहीं तो हाइड्रोजन एटम दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन का भी नहीं पता कहां है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का पता नहीं है, तो पाए जाने की संभावना कम है, तो तरंग फलन का मान कैसा आएगा, कम। इसका मतलब समीकरण 7 किसको दर्शा रहा है, तरंग फलन के मान को घट रहा है, इसका मतलब सहसंयोजक बंध के नहीं बनने को दर्शा रहा है, क्योंकि तरंग फलन का मान बहुत कम आएगा, क्योंकि घट रहा है। अतः समीकरण 7 में तरंग फलन का मान घट रहा है, अर्थात
अर्थात यह सहसंयोजक बंध के सहसंयोजक बंध के नहीं बनने को दर्शा रहा है। ठीक है, छाप दो इसको ऐसे कैसे ही। और क्या है इसका मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस जाओ और वापस इसको देखो कि ये वास्तव में समीकरण वास्तव में सही है। ये क्यों दी गई, वास्तव में ऐसे नहीं कोई किसी ने भी आके लिख दी। तो ये समीकरण कैसे आई, ये इनसे आई, ये कैसे आई, मैं सारा बता चुका हूं। वीडियो को एक बार समझ नहीं आया तो वापस जाके देखिएगा। ये अपन ने लिख ली थी तो वो लिख ली, उसके बाद इसको लिखो, फिर इसको लिखो, समीकरण 6 डालो इसको, समीकरण 7 और नीचे लिखो समीकरण 6 किसको दर्शा रहा है, समीकरण 7 किसको दर्शा रहा है। इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद बुक्स में जाके देखना, एक एक चीज पर समझ में आएगी, मेरा वादा है। ठीक है, इसको लिखो, फिर अपन एक ग्राफ और बनाते हैं, वो अपने बहुत काम का है ना। इसको लिखो एक बार आप लोग, फिर मैं आपको बताता हूँ। लिखो इसको, लिख लिया? ठीक है, ऐसे ही लिख देना है बिल्कुल कॉपी में, है ना, एग्जाम में। चलिए सारी चीजें लिखनी है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा बुक्स देख लिया करें, काम हो जाएगा। सारी चीज वैसे समझने की होती है, मैं दोनों में समझाता हूँ। तरंग फलन को वेव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन तब पाए जाएंगे जब बंध बनेगा। तो बंध बनेगा तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बढ़ेगी तो तरंग फलन का मान बढ़ेगा। मतलब तरंग फलन का मान क्या होगा, जुड़ेगा। इसलिए समीकरण 6 बंध के बनने को दर्शा रहा है, क्योंकि उसमें तरंग फलन का मान या वेव फंक्शन या साई का मान कैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। एक डायग्राम, एक ग्राफ और है, हिटलर और लंदन ने बनाया था। हिटलर व लंदन ने, ये भी लिखना है आपको, है ना, उसी में ही कोशिश करेंगे नोट्स देने की। पर आप खुद लिखा करें, खुद बनाया करें। खुद के बनाए हुए नोट्स सबसे परफेक्ट होते हैं। ये बात मेरी गांठ बांध लो, मैंने अपने जीवन में उतारी है तो आप भी उतारो। ठीक है, हिटलर व लंदन ने, दिख रहा है क्या आपको लंदन? इसको मैं सही कर देता हूं, एक सेकेंड। दिख रहा है, हिटलर व लंदन ने, ठीक है, क्या किया, हिटलर व लंदन ने स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वे दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं जो ए और Hb परमाणुओं की मध्य की दूरी के मध्य एक आलेख बनाया। वो आलेख क्या कहता है, मतलब ग्राफ बनाया, कुल मिला के बनाया, जो कि निम्न प्रकार है, आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और दोनों के अंतर नाभिक की दूरी के मध्य। ठीक है, किसी के पास जो ऊर्जा निहित होती है वो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। देखो कैसे बनाया, बुक्सों में भी बना रहता है ज्यादातर। देखो एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अंतरनाभिक की दूरी, मैं अंतरनाभिक की दूरी को यहाँ मान लेता हूँ D0, जो H और H के बीच में होगी ना, उसको D0 मान लेते हैं। एक सेकंड देखो, इसको थोड़ा साइड में बनाता हूँ। इस पे y एक्सिस पे तो मैं ले लेता हूं स्थितिज ऊर्जा, जिसको अपन क्या दर्शा रहे हैं, Pe, और यहां ले लेते हैं अंतर्नाभिकीय। ये ग्राफ इन्होंने इस तरीके से बनाया, एक तो बनाया कुछ ऐसे और एक आया कुछ ऐसे, इस तरीके से, है ना, बुक्स में बना रहे थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ग्राफ है ये दर्शाता है साई प्लस को, और ये दर्शाता है साई माइनस को। साई प्लस का मतलब क्या था, समीकरण 6 देखो अभी लिखी थी ना, समीकरण 6। इसका मतलब ये वाला ग्राफ दर्शाता है सहसंयोजक बंध के बनने को, सहसंयोजक बंध के बनने को दर्शाता है। ठीक है, नीचे वाला क्यों दर्शाता है मैं वो भी बताऊंगा। जबकि ये साई माइनस, समीकरण 7 में साई माइनस की वैल्यू आई थी,
ये सहसंयोजक बंध के नहीं बनने को अर्थात सहसंयोजक बंध के बनने को, तो सहसंयोजक बंध कब बनेगा? जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्या आएंगे? पास पास आएंगे, Ha और Hb। इसका मतलब ये किसको दर्शाता है? आकर्षण को दर्शाता है, नीचे वाला ग्राफ। अभी बताऊंगा, इसको लिख लो एक बार, आकर्षण को। और जब सहसंयोजक बंध कब नहीं बनेगा? जब ये पास पास आएंगे ही नहीं तो नहीं बनेगा, तो साई का मान कम आएगा, तब ये साई माइनस वाला है। तो इसका मतलब ये किसको दर्शाता है? प्रतिकर्षण को। अब ये मानेंगे भैया पास पास नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इनमें क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण है, दूर दूर है। अब देखो हमको क्या समझ में आ रही है कि ये वाला जो ग्राफ है, इधर अपन ने क्या ली है? स्थितिज ऊर्जा ली है। तो ये वाला जो ग्राफ है, इसकी ऊर्जा कैसी है? उच्च, ज्यादा है ना, इस एक्सिस पर मैंने एनर्जी ली है। और जो साई प्लस है, इसकी ऊर्जा क्या है? निम्न, मतलब इसकी ऊर्जा कैसी है? उच्च ऊर्जा है इसकी। जबकि इसकी ऊर्जा कैसी है? निम्न ऊर्जा है। ये दो ग्राफ ऐसे होते हैं, एक तो ऐसे और एक ये ऐसे। तो ये किसको दर्शाता है? नीचे वाला साई प्लस को। साई प्लस का मतलब सहसंयोजक बंध के बनने को, समीकरण 6 में हमने बात कर ली। मतलब किसको दर्शा रहा है? ये आकर्षण को दर्शा रहा है। अब देखो मैं समझाता हूं इस चीज को, है ना, लिखना यहां तक ही है, ठीक है। समझाता हूं कि जब दो हाइड्रोजन एटम थे, एक तो कौन था? Ha, और ये कौन था? Hb। मुझे एक बात बताओ, जब ये अनंत दूरी पर थे तो इनमें कोई आकर्षण नहीं था। आकर्षण नहीं था तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कम थी, तो वो क्या था? साई माइनस, समीकरण 7 में। अब जब ये अनंत दूरी पर थे तो अपन क्या मानेंगे कि भैया ये अनंत दूरी पर है, पास पास से नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब में क्या है? प्रतिकर्षण है, तभी तो नहीं आ रहे हैं। और जब कभी भी प्रतिकर्षण की बात होती है तो प्रतिकर्षण जहां पे भी लगता है वहां ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। कुल मिला के दो भाई हैं, अगर उनमें नहीं बनती है, लड़ाई होती है, इसका मतलब प्रतिकर्षण होता है, तो ऊर्जा कैसी रहती है? उनकी ज्यादा रहती है ना। तभी तो गुस्सा आ जाता है, जिससे हम नाराजगी होते हैं, जिससे हमारी नहीं बनती, हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते, दूर दूर रहते हैं, उससे बोलते नहीं है। इसका मतलब दूर रहते हैं तो उससे गुस्से में रहते हैं ना, तो गुस्से को मैं क्या बोलूं? एज एनर्जी। इसका मतलब जिससे प्रतिकर्षण जहां होता है वहां ऊर्जा हमेशा कैसी होती है? ज्यादा। तो तभी देखो ये वाला ग्राफ हमने ऊपर बनाया है कि जब भैया साई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कम, मतलब साई का मान कम, मतलब सहसंयोजक बंध नहीं बन रहा। और सहसंयोजक बंध कब नहीं बनेगा? जब दोनों हाइड्रोजन एटम क्या है? दूर दूर है। तो क्या मानेंगे कि वो क्या है? प्रतिकर्षित हैं, वो दूर दूर है। और जब प्रतिकर्षण होता है तो ऊर्जा हमेशा कैसी होती है? उच्च। नीचे वाला ग्राफ देखो, ये साई प्लस है तो ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसकी ऊर्जा कैसी है? कम है। तो ये सहसंयोजक बंध को बनने को दर्शाता है साई प्लस। क्यों? क्योंकि जब दोनों पास पास आए, कोई भी चीज पास पास कब आती है? जब क्या लगता है? आकर्षण लगता है। और कभी भी जब आकर्षण लगता है ना, अरे एक बात बताओ, आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं इस दुनिया में, तो हम जब माँ के पास जाकर कहीं से दुनिया में घूम घाम के आते हैं, माँ के पास जाके बैठ जाते हैं, तो माँ से क्या, माँ के बगल बैठेंगे, माँ मेरी माँ सुनेगी, मतलब माँ मेरी सबसे बेस्ट है, तो बिल्कुल तसल्ली में बैठ जाते हैं ना माँ की तरफ जाके। तो एनर्जी कैसी हो जाती है? कम, शांत बिल्कुल। इसका मतलब क्या समझा रहा हूं, ठीक है। तो भावुकता वाली बात हो गई कि कभी भी जहां पे भी आकर्षण, अरे यार कुल मिला के बात यह है कि हमारा कोई मित्र होता है, परम मित्र होता है, तो अपन जाके वहां ऐसे बैठ जाते हैं बिल्कुल तसल्ली से, अरे यार बिल्कुल मित्र की तरफ आकर्षित होके वहां जाके बैठ जाएंगे एकदम चैन से, मतलब ऊर्जा क्या हो जाती है? कम। कुल मिला के बात यह है कि जहां पे भी आकर्षण लगता है वहां ऊर्जा क्या हो जाती है? उत्सर्जित हो जाती है। उत्सर्जित का मतलब बाहर निकल जाती है, तो ऊर्जा क्या हो जाती है? कम। यहां समझो कि जब साई प्लस का मतलब सहसंयोजक बंध बन रहा है, और कब बनेगा? जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्या आएंगे? पास पास। पास पास का मतलब वहां क्या लग रहा है? आकर्षण। और आकर्षण जब लगता है तो मैंने क्या बोला? ऊर्जा क्या हो जाती है? उत्सर्जित हो जाती है। मतलब ऊर्जा उत्सर्जित हो गई, मतलब निकल गई, तो ऊर्जा क्या हो गई? कम हो गई। ऊर्जा कम हो गई, इसीलिए ये वाला ग्राफ कहां बना है? नीचे बना है। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब भैया आकर्षण लग रहा है तभी तो सहसंयोजक बंध बनेगा, तभी साई का मान ज्यादा आएगा, जिसको मैंने प्लस से दर्शाया, क्योंकि बंध बन जाएगा तो बंध में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वो मैं बार बार नहीं बोलूंगा। वो किसको दर्शा रहा है? आकर्षण को। कभी भी जब आकर्षण लगता है तो ऊर्जा क्या हो जाती है? हमेशा कम, क्योंकि ऊर्जा क्या हो जाती है? उत्सर्जित। अपने जीवन में लेके देख लो, ठीक है। जहां आकर्षित होते हैं वहां जाकर आराम से बैठ जाते हैं, इसका मतलब ऊर्जा कम हो जाती है, तभी तो बैठ जाते हैं। ऊर्जा ज्यादा रहेगी तो बैठेंगे नहीं, ऊंचा खून करेंगे। जैसे जिससे प्रतिकर्षण लगता है, लड़ाई होती है, गुस्से में रहते हैं, मतलब एनर्जी में रहते हैं, कहते हैं ना एनर्जी में है, ये तो बड़े एनर्जी में घूम रहा है। इसका मतलब जहां पे भी प्रतिकर्षण होता है वहां ऊर्जा हमेशा ज्यादा,
तो प्रतिकर्षण बंध क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सहसंयोजक बंध नहीं बन रहा है, क्योंकि साई माइनस में लिया है इस ग्राफ को, कि ये वाला ग्राफ भैया साई माइनस को दर्शा रहा है, मतलब सहसंयोजक बंध के नहीं बनने को। नहीं बनेगा तो दोनों हाइड्रोजन एटम पास पास नहीं आएंगे, दूर दूर रहेंगे, मतलब क्या मानेंगे कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब दूर दूर है, तो ऊर्जा क्या रहेगी? ज्यादा। जब साई प्लस वाला लिया है, इसका मतलब साई प्लस किसको दर्शाता है? साई के ज्यादा मान को, तरंग फलन के ज्यादा मान को। तो तरंग फलन का ज्यादा मान कब आएगा? जब क्या बंध बनेगा कि नहीं बनेगा? बंध बनेगा। कब बनेगा बंध? जब दोनों पास पास आएंगे। पास पास कब आएंगे? जब क्या लगेगा? आकर्षण। और कभी भी जब आकर्षण लगता है तो ऊर्जा हमेशा क्या हो जाती है? कम, क्योंकि ऊर्जा क्या हो जाती है? उत्सर्जित, मतलब बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसीलिए ये वाला ग्राफ हमने कहां बनाया है? नीचे बनाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये ऊपर क्यों बनाया और ये नीचे क्यों बनाया, ये साई माइनस को क्यों दर्शाता है और ये साई प्लस को क्यों दर्शाता है। ठीक है, यहां पे एक बात और कर लेते हैं हम, इसको बना लो फिर बात करते हैं। इसको बनाओ ऐसे। ये हिटलर और लंदन ने जो स्थितिज ऊर्जा है और जो दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य की जो अंतर्नाभिक की दूरी, जिसको d0 कह रहे हैं, ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में? HA d0 और HB, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या माना है? d0। वो लिए इस एक्सिस पे x पे और ये लिए y एक्सिस पे। ठीक है, लिखो, इसको लिख लो फिर मैं बताता हूं। देखो ये थोड़ा एक चीज और है कि ये थोड़ा सा आगे बना है ना, और ये थोड़ा सा पीछे बना है, तो मतलब इसकी अंतर्नाभिक की दूरी क्या है? ज्यादा है, और इसकी कम है, क्योंकि इस पे हमने दूरी ली है ना। तो सीधी सी बात है कि ये बंध के बनने को नहीं दर्शा रहा है। तो जब बंध के बनने को नहीं दर्शा रहा होगा तो मुझे एक बात बताओ, ये HB है, HA है और ये HB है, तो इसका मतलब देखो इसकी अंतर्नाभिक की दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, ये दूर को है। इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम दूर दूर रहेंगे ना, जब बंध नहीं बनेगा, दूर दूर रहेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा, और ये थोड़ा सा इधर है क्योंकि इसकी अंतर्नाभिक की दूरी कम है, क्योंकि जब दोनों पास पास आ जाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये इधर बनता है लगभग यहां तक, और ये कहाँ है? ज्यादा है। मतलब ये ग्राफ का अर्थ क्या है मैं आपको वो बता रहा हूं, क्योंकि दूरी यहां ज्यादा कब होगी? जब दोनों दूर दूर रहेंगे। तो ये दूर दूर वाला ही तो है, साई माइनस, मतलब सहसंयोजक बंध नहीं बनने को दर्शा रहा है, तो दोनों दूर दूर है, तो डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है, इसीलिए आगे बना है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया लिखिए, है ना, समझिए, समझते जाइए, बस थ्योरी को पूरा समझना है। मैंने बोला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन होगा इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसको लिखो फिर मैं बताता हूँ। लिख लिया? ठीक है, चलो, इसमें एक चीज और है, जरूरत तो नहीं है लिखने की, आप यहां तक लिख देंगे आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आपको मैं बताऊंगा, वो चीज भी अंदर की है ना, एक लाइन में खत्म हो जाएगी। ये थ्योरी अपन ने पूरी खत्म कर ली इसमें। ठीक है, इस लेक्चर में आगे अपन बात करेंगे फिर ये बंध कितने प्रकार के होते हैं, सिग्मा पाई कैसे बनते हैं, सारा कुछ, कौन मजबूत होता है कौन कमजोर। चलिए, एक दो लाइन है इसमें कि जो हिटलर और लंदन थे, हिटलर और लंदन ने दिख रहा है क्या आपको? हिटलर और लंदन ने जो ये स्थितिज ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा मतलब P, पोटेंशियल एनर्जी, दिख रहा है ना, स्थितिज ऊर्जा व अंतर्नाभिकीय दूरी, अंतर्नाभिकीय दूरी, जिसको अपन ने क्या नाम दिया? d0, दोनों हाइड्रोजन परमाणु होगी, के मान निकाले। मान कितने आपको याद नहीं करने, ठीक है, मान निकाले जो कि उनके वास्तविक मानों से, जो वास्तव में सैद्धांतिक जो मान है, जो थ्योरेटिकल हैं, वास्तविक मानों से, कौन से? स्थितिज ऊर्जा के और अंतर्नाभिक की दूरी के वास्तविक मानों से मेल नहीं खाए, मेल नहीं खाते हैं। वास्तविक मानों से मेल नहीं खाते हैं। तो क्यों नहीं खाते, इसका रीजन बताया था पॉलिंग ने। पॉलिंग ने भी तो दिया था, इनके विकास का श्रेय पॉलिंग और स्लेटर को जाता है, तो वो क्यों जाता है वो बात अब आई, लास्ट में आपको लिखना है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि हिटलर और लंदन ने स्थितिज ऊर्जा उनकी और उनके बीच की जो दूरी, उसके मान ज्ञात किए कि इतनी तो ऊर्जा होती है, इतनी जो उनकी दूरी होती है, लेकिन जो वास्तव में जो मान थे, जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है, उनसे वो मैच नहीं खाए। तो क्यों नहीं खाए? तो पॉलिंग ने बोला पॉलिंग ने बताया कि H2 अणु के निर्माण में
H2 अणु के निर्माण में अनुनादी संरचनाएं भी बनती हैं। अनुनादी संरचनाएं क्या होती हैं, वैसे आपने 11th 12th में थोड़ा सुना होगा, अपन और ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ नहीं है लेकिन थोड़ा सा ये है और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। वैसे मेरी जीओसी की वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ी सी इंग्लिश में है, वहाँ ये है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा काम का है। बताया कि निर्माण में अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होता है। कैसे होता है, अपन ने क्या बात की थी कि ये Ha का एटम है और उसका इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था Ha, ये तो दिया था, और दूसरा क्या था Hb का एटम और उसका इलेक्ट्रॉन का नाम क्या दिया था अपन ने, 2, ये दिया था। तो अब इसमें 2 कंडीशन बन सकती थी, पॉलिंग ने ये बताया, एक तो इधर और एक इधर, क्या कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन Ha के पास ही आ जाए तो क्या स्थिति बनेगी, Ha 1 और 2 और Hb के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहे। एक क्या स्थिति बने कि दोनों इलेक्ट्रॉन Hb के पास चले जाएं तो क्या Ha Hb और 2 और क्या 1, मतलब खुद का तो था ही और इसका भी आ गया। तो इसका मतलब क्या स्थिति बनी कि ये H है, ये Ha है और ये Hb है। तो क्या हुआ होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन जब Ha के पास आ गए तो Ha पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए दोनों, और जिस पे से इलेक्ट्रॉन चले गए तो Hb उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, धनात्मक, कि दोनों इलेक्ट्रॉन या तो Ha पे आ जाएं या दोनों Hb पे चले जाएं। तो ये तो एक स्थिति बन सकती है कि भैया Ha पे आ गए तो H पे ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और एक क्या हो कि Hb पे चले गए तो Ha पे कैसा चार्ज आ जाएगा, धनात्मक, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर धनात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक होता है ना, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जब चला गया ऋणात्मक चला गया तो धनात्मक ही तो आएगा, और जिस पे आ जाएगा उस पे नेगेटिव आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, ई नेगेटिव, तो जिसके पास ही जाके जाएगा उस पर ऋणात्मक ही तो आएगा। तो यहाँ तो Ha पे आया तो A पे ऋणात्मक, दोनों Ha पे आ गए। अब क्या आ गए, दोनों Hb पे चले गए तो क्या होगा, Ha पे तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और Hb पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो उसने बोला कि ये अनुनादी संरचनाओं का भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो इससे एक तरंग फलन आता है अनुनादी संरचनाओं से, जिसको बोलते हैं आयनिक तरंग फलन। इसको क्या बोलते हैं, आयनिक तरंग फलन। उसने क्या बोला कि जो इनसे एक तरंग फलन का निर्माण होता है जिसको क्या बोलते हैं, आयनिक तरंग फलन बोलते हैं, ठीक है। उसको उसने साई आई से दर्शाया, ठीक है। किससे दर्शाया, साई आई से उसको इसने क्या किया, दर्शाया था। किससे दर्शाया, साई आई से, कि भैया एक आयनिक तरंग फलन भी होता है, क्योंकि इसमें आयनिक संरचनाएं बनती हैं, आयनिक बन रही है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, जहां पे भी ऋणात्मक धनात्मक की बात होती है वहां आयनिक उसको संरचना बोलते हैं, ठीक है। अपन आगे बात भी करेंगे आयनिक बंध में, ये तो बहुत अंदर की बात है, इसीलिए एक तरंग फलन आता है साई आई। इसका इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो कुल तरंग फलन होता है सहसंयोजक बंध के बनने में, जो कुल तरंग फलन होता है, जिसमें वैसे तो किसके बराबर था, साई प्लस के बराबर, क्योंकि साई प्लस ही सहसंयोजक बंध के बनने को दर्शा रहा था, उसमें किसका भी योगदान होता है, साई आई का भी योगदान होता है। ये किसने बताया, पॉलिंग ने बताया, ठीक है। इसको लिखने के बाद इसको नीचे लिखना है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, चलो। इसने क्या बताया कि कुल तरंग फलन में जो टोटल तरंग फलन होता है उसमें टोटल, वैसे तो साई पॉजिटिव वाला दर्शा रहा था ना, समीकरण 6 को देखो, सहसंयोजक बंध के बनने को, वो हिटलर और लंदन के अनुसार था। इसने क्या बोला कि कुल तरंग फलन में जो साई प्लस है उसमें एक तरंग फलन और होता है, कौन, साई आई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आयनिक तरंग फलन, उसका भी क्या होता है, योगदान होता है। क्या होता है, उसका भी योगदान होता है। तो यहाँ आई क्या है, कुल तरंग फलन में जो आयनिक तरंग फलन है, जो आयनिक संरचनाएं बनी है, जिनको अपन अनुनादी संरचनाएं बोल रहे हैं, उनकी वजह से तरंग फलन का मान आया है, जिसको अपन ने क्या बोला है, आयनिक तरंग फलन बोला है, ठीक है। तो कुल तरंग फलन में वो भी मान जुड़ता है। और ये बात कब सिद्ध हुई, जब पॉलिंग ने क्या किया, आप इसको नीचे लिखेंगे, पॉलिंग ने जब अंतर्नाभिकीय दूरी और जब ऊर्जा के मान ज्ञात किए तो वो वास्तविक मानों से क्या हुए, मेल खाते हैं, बिल्कुल, मतलब एग्जैक्ट जितने वास्तविक मान थे उनके दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के अंतर्नाभिकीय दूरी और जो स्थितिज ऊर्जा, जो पोटेंशियल एनर्जी थी, उससे क्या खाते हैं, मेल खाते हैं। तो ये बात क्या हुई, सिद्ध हुई कि भैया पॉलिंग ने जो बताया वो सही है। इसीलिए आधुनिक जो वीवीटी है उसको क्या बोलते हैं, पॉलिंग का दिया हुआ सिद्धांत, क्योंकि पॉलिंग ने ज्यादा सिद्ध किया, किस आधार पर सिद्ध किया, कि जो अंतर्नाभिकीय दूरी जो थी और जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो वास्तविक मान के बिल्कुल बराबर आई। हिटलर लंदन ने जो मान निकाले वो वास्तविक मानों के बराबर नहीं आए, इसको पॉलिंग ने क्या किया, सुधारा। इसीलिए आधुनिक जो सिद्धांत है वीवीटी वो किसके अनुसार माना जाता है, पॉलिंग और स्लेटर के अनुसार, स्पेशली
पॉलिंग के अनुसार। ठीक है, ये सारी बात थी संयोजकता बंध सिद्धांत में। उसके अनुसार आपसे पूछा जाए कोई, आपसे ये मैंने इसलिए बताया है, आप ऐसे वो जो मैंने ग्राफ बनवाया था ना वहां तक भी लिख देंगे सफिशियंट होगा, लेकिन आपसे कोई ये बात पूछ ले कि ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए। मेरे को छोड़ता नहीं है ना, बच्चों के साथ में नाइंसाफी नहीं करता कि ये आयनिक तरंग फलन क्या होता है। तो ये पॉलिंग ने बताया कि भैया जब हाइड्रोजन जो अणु बन रहा है उसमें क्या है कि भैया ये ऐसे ही तो थे, ये H और ये HA और HB, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएं दोनों, इस वाले HA वाले पे या HB वाले पे चले जाएं तो कौन बन जाती हैं, अनुनादी संरचनाएं या आयनिक संरचनाएं। ठीक है, HA पे आ जाएंगे तो HA पे नेगेटिव, HB पे चले जाएंगे तो HB पे नेगेटिव। ठीक है, जिससे तरंग फलन आता है आयनिक तरंग फलन, जो कुल तरंग फलन में उसका भी योगदान होता है। ठीक है, पॉलिंग ने क्या किया, नीचे आप लिखेंगे कि पॉलिंग के अनुसार जो अंतर्नाभिक की दूरी और जो स्थितिज ऊर्जा के मान निकाले वो वास्तविक मानों से क्या खाते हैं, मेल खाते हैं। इसीलिए आधुनिक संयोजकता बंध सिद्धांत को अपन क्या बोलते हैं, पॉलिंग द्वारा दिया हुआ सिद्धांत, क्योंकि पॉलिंग ने जो मान है वो एग्जैक्ट निकाले, हिटलर अंदर इसमें थोड़े से क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि कुल तरंग फलन या साई प्लस जो समीकरण 6 बनने को दर्शाता है ना सहसंयोजक बंध के बनने को, उसमें आयनिक तरंग फलन का भी क्या होता है, योगदान होता है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इसने बताया कि भैया ये अनुनादी संरचनाएं भी बनती है। ठीक है, यहाँ पे अपना संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत सफिशियंट है ये सारी बातें प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से कि आयनिक तरंग फलन के बारे में किसने बात की, आधुनिक संयोजकता बंध सिद्धांत को किसका सिद्धांत कहते हैं, पॉलिंग का, दिया सर्वप्रथम किसने, हिटलर और लंदन ने, किस अणु को चुना, कैसे तरंग फलन क्या होता है, लास्ट में समीकरण 6, 7 और वो ग्राफ है वो किसको दर्शाता है। ठीक है, तो सारी चीजों को समझिए, देखिए, एक बार नहीं आए वापस देखिए, ऐसे देखते रहिए, कमेंट किया करो बढ़िया, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो ना भूलें, और नहीं भूलोगे आप। ठीक है, ऐसे ही देखते रहिए अकेडमी को, और आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, बेहतर से और बेहतर। आपके जो सुझाव हो तो आप दोगे हमको और बेहतर क्या करना चाहिए, ऐसे ही। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।